गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना इस पाठ को पढ़ेंगे। भारत में भारतीय गणतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों के कारण से हुई, इस पाठ के द्वारा आज हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड यह समझ चुका था कि अब भारत में उसका राज नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली को 1946 ईस्वी में घोषणा करना पड़ा कि वे जल्दी ही भारत छोड़ना चाहते हैं। उस समय जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों का भारत में शासन था, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था एटली। एटली ने 1946 में घोषणा किया कि वे जल्दी ही भारत को छोड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के संबंध में, सत्ता हस्तांतरण माने कि जो भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस शासन व्यवस्था को भारतीय नेताओं को सौंपने के लिए, यानी कि जो शासन व्यवस्था थी जो अंग्रेज़ों के हाथ में थी, भारत का शासन व्यवस्था अंग्रेज़ देख रहे थे, उसको भारतीय नेताओं को सौंपने के लिए, उसी को कहा जा रहा है सत्ता हस्तांतरण। सत्ता हस्तांतरण के संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विचार किया। उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन किसे कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसी को ही कैबिनेट मिशन कहते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना। अब हम लोग अंतरिम सरकार जो अभी पढ़े, अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। तो ये अंतरिम सरकार क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की स्थापना जो है कैसे हुई, इसको हम लोग अभी देखते हैं, है ना। इस प्रकार वायसराय लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में बनी। आप लोग यहाँ पर चित्र देख रहे हो, यहाँ पर अंतरिम सरकार के सदस्य जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार वायसराय लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में बनी। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया। अब मुस्लिम लीग और राजाओं ने जिसमें भाग नहीं लिया था, तो ये क्या था, इसको भी देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, ठीक है। जो अंतरिम सरकार हम लोग पढ़ रहे थे, हम अंतरिम सरकार के बारे में पढ़े, उसमें मुस्लिम लीग और राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, इसको भी जान लेते हैं। लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। जिस समय भारत को आज़ादी दी जाने वाली थी, उस समय की बात है कि उस समय कांग्रेस एक पार्टी था, साथ में एक मुस्लिम लीग भी था। तो मुस्लिम लीग जो है आज के समय में, पहले जो मतलब अभी के समय में पाकिस्तान और भारत जो है अलग अलग राष्ट्र के रूप में, अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या था, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों जो एक ही राष्ट्र थे, है ना। तो जब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस बात को रखा था, तब मुस्लिम लीग जो है अपने लिए पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस शुरू से ही भारत का विभाजन नहीं चाहती थी, किंतु लीग अपनी मांग पर जोर देने लगी
वह पहले अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं हुई थी, मगर बाद में शामिल होकर उसके कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। मतलब अंतरिम सरकार में लीग जो है शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके कार्य में वह बाधा जो है पहुंचा ही रहा था। उसके बाद में देखो लीग की सीधी कार्यवाही दिवस। लीग की सीधी कार्यवाही दिवस क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लीग की सीधी कार्यवाही दिवस में अब मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान चाहने लगी, इसलिए उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया, जिसके कारण बंगाल, बिहार, बम्बई आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों से भारतीय मुसलमान में हिंदू मुसलमान में मतलब इन दंगों से हिंदू मुस्लिम में भयंकर मारकाट मच गई। इन दंगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में बहुत से लोग जो हैं मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। परंतु इस समय छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का दंगा फसाद जो है नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित थी, जो यहाँ की जनता के भाईचारा का प्रतीक है। देखो यहाँ पर अब लीग जो था मुस्लिम लीग की, जिस समय भारत को आज़ादी दी जा रही थी, तो लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। तो पाकिस्तान की मांग के द्वारा यहाँ पर की सीधी कार्यवाही दिवस हुआ था। इसमें क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान चाहती थी, इसलिए 16 अगस्त को उसने क्या किया, 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया, और जिसके कारण से वो बंगाल, बिहार, बम्बई और आदि स्थानों में वो खुद दंगे फैलाने लगी। क्योंकि भारत में जो है हिंदू, मुस्लिम और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनमें क्या हो गया, आपस में ही मतभेद पैदा करके उनमें भयंकर मारकाट मच दिया गया। और इसको रोकने का प्रयास जो है अंग्रेजों द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं किया गया। और जाहिर सी बात है, अगर जहाँ पर अगर लड़ाई हो रही है और किसी कोई उसको रोकेगा नहीं, तो क्या होगा कि दोनों के बीच में मारकाट होगा और बहुत से लोग जो है मारे जाएंगे, बेघर होंगे, ये सारी समस्या होगी ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि सांप्रदायिक दंगों से गांधी जी जो थे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और शांति स्थापना के प्रयास किए। उसके बाद में दंगे का क्षेत्र जो भी जहाँ जहाँ दंगा हुआ, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, लोग कितने घायल हुए थे, कि कौन कौन किसकी मृत्यु हो गई, इस सब चीज़ का उन्होंने दौरा किया। दुखी भी बहुत हुए थे। उसके बाद में माउंट बेटन योजना देखते हैं। माउंट बेटन योजना क्या था। अराजकता के ऐसे वातावरण में मार्च 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन नए वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने दोनों संप्रदायों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत की। जब लॉर्ड माउंट बेटन जो था वो भारत आए, उस समय वो वायसराय बनकर के आए। अब ये वायसराय क्या होता है, भारत की आज़ादी के पहले जैसे कि आप लोग गवर्नर जनरल करके जानते हो, अपने नोट में देखते हो कि गवर्नर का सिग्नेचर होता है। 100 के नोट में अलग रहता है, 500 के में अलग रहता है, 10 के नोट में अलग रहता है, 20 के में। तो ये गवर्नर जनरल जो होता है ना, तो अभी के समय में उसको गवर्नर, पहले के समय में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसी पद के में जो व्यक्ति होता था उसको वायसराय कहते थे। एक पद का नाम है वायसराय, लेकिन वही पद जो है भारत की आज़ादी के बाद में वायसराय के स्थान पर गवर्नर के रूप में बदल गया। मतलब कि उस पद का नाम गवर्नर बन गया। ठीक है, तो लॉर्ड माउंट बेटन जो था ये भारत की आज़ादी के पहले वायसराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद में उसी व्यक्ति को उसका पद बदल गया, लेकिन उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भी क्या आएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। तो अराजकता के ऐसे वातावरण में मार्च 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन नए वायसराय बनकर भारत आए और उन्होंने दोनों संप्रदायों के नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत कर दी। जो मुस्लिम लीग जो मांग कर रही थी, यहाँ पर जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दोनों को भारत का मतलब विभाजन कर भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना को प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत विभाजन। भारत विभाजन में क्या हुआ था, कांग्रेस शुरू से ही भारत की एकता और अखंडता चाहती थी, मगर उसने हिंदू मुस्लिम के आपसी झगड़े का अंत करने के लिए भारत विभाजन को न चाहते हुए भी स्वीकार
कर लिया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी झगड़ा हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस मतलब एकता मतलब उसमें एकता रहे ऐसा चाहती थी, लेकिन झगड़ों के कारण से ही विभाजन को, भारत का विभाजन को उसने स्वीकार किया। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान जो है पृथक राष्ट्र बना। अखंड भारत का विभाजन भारतीयों के लिए अत्यंत दुखद घटना थी। विभाजन के बाद भी विभिन्न स्थानों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। अब भारत का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान और भारत दो अलग राष्ट्रों के रूप में, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं हो रहे थे, विशेषकर पंजाब और बंगाल में। ये दंगे अविश्वास का वातावरण बनाते हैं, इससे धन और जन की हानि होती है, ये समाज के विकास में बाधक होते हैं। इसलिए विभिन्न धर्मों के लोगों को हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए। फिर क्या हुआ था, देखिए, भारत विभाजन से कई आर्थिक समस्याएं भी पैदा हुई। अब भारत का विभाजन होगा तो आर्थिक समस्या तो पैदा होना ही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले क्या था, एक राष्ट्र था, लेकिन अब दो राष्ट्रों में बंट चुका था। जूट और सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, कारखाना भारत में रह गया है, मगर जूट और कपास उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। मतलब कि कच्चा माल जहाँ से हमको मिलता है वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, और जो उसके कारखाने थे वो भारत में रह गए। तो कच्चा माल जहाँ से उपलब्ध होगा वो क्षेत्र कहीं और चला जाएगा, और जहाँ पर कारखाने होंगे तो कारखाने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा, और कहाँ जहाँ कच्चा माल रहेगा उसका भी महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कारखाना जहाँ पर है, जैसे कि भारत में कारखाने हैं, तो कारखानों के लिए कच्चा माल कहाँ से मंगवाना पड़ेगा, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के पास कच्चा माल तो है, लेकिन उसको अगर माल जो है तैयार करना है तो उसको कारखाने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। तो ये सारी समस्याएं जो हैं उत्पन्न हुई, और इससे बेरोजगारी भी बढ़ी, लोग जो हैं बेरोजगार हुए, गरीबी बढ़ी, है ना, ये है इसका कारण। इससे जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने जो हैं बंद हो गए। गेहूँ, चावल और सिंचाई के अधिकांश क्षेत्र जो हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। इससे कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा। अब इसका एक और प्रभाव हुआ, इसका ये प्रभाव क्या हुआ कि जैसे गरीबी तो बढ़ी, लोग बेरोजगार तो हुए, साथ में क्या हुआ, यहाँ पर जैसे गेहूँ, चावल और सिंचाई के अधिकांश क्षेत्र जो हैं, यानी कि सिंचित वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी, जैसे कि आप जानती हो कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर सिंधु नदी बहती है ना, तो जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। इसके कारण से अन्न का अभाव जो है भारत में हो गया। इसके बाद देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता। भारत को स्वतंत्रता का प्राप्त मतलब भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो इसी को ही क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह अधिनियम क्या था, इसको देखिए। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया। इसमें व्यवस्था थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान तो स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ग्रहण करेंगे, इसके बाद उन पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मतलब इस स्वतंत्रता अधिनियम का मतलब ये था कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है दो स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और भारत के रूप में बढ़ जाएगा, और इसके बाद में इस पर अंग्रेज़ों का यानी कि इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं होगा। दोनों की अपनी अपनी जो है संसद होगी, किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता की घोषणा। स्वतंत्रता की घोषणा को हम लोग देख लेते हैं कि मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता की घोषणा जो है किस प्रकार से की गई थी। स्वतंत्रता की घोषणा इस तरह 14 अगस्त की आधी रात के बाद 15 अगस्त 1947 की तारीख शुरू हुई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा, जब घोषणा की जा रही थी तो उसमें देखिए क्या कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जा रहा था यहाँ पर, भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। भारत को आज़ादी मिल रही थी तो भारत को क्या कह रहे थे कि भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ।
संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। संविधान सभा जो है भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये बने। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जैसे कि वायसराय कहा जा रहा था, तो वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो अंतिम अगर वायसराय कहा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा भारत का अंतिम वायसराय। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो भी यही व्यक्ति आएगा। केवल पद का नाम यहाँ पर आज़ादी के पहले को जो है उस पद का नाम अलग था और आज़ादी के बाद में उस पद का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और अंतिम वायसराय कहेंगे तब भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा जो है फहराया गया, तिरंगा झंडा जो है फहराया गया। संपूर्ण देश के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तत्कालीन खाद्य मंत्री R.K. पाटिल ने तिरंगा झंडा फहराया। इसको याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो खाद्य मंत्री थे उनका नाम था R.K. पाटिल। उन्होंने यहाँ पर जब दिल्ली के लाल किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया जा रहा था, उस वक्त रायपुर में, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के जो तत्कालीन खाद्य मंत्री जो थे R.K. पाटिल, उनके द्वारा झंडा जो है फहराया जा रहा था। इस प्रकार नए भारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक को समाप्त करती हूँ। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देसी रियासतों, रजवाड़ों का विलय, जूनागढ़ का विलय, कश्मीर का विलय। इसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।